आंध्र प्रदेश के एक विशाल जंगल में आदिवासियों का एक समूह रहता है। कई सालों से ये आदिवासी इसी जंगल में रह रहे हैं। जंगल ही इनके लिए सब कुछ है। पर अचानक से जंगल के बीचों बीच एक मॉल बनने का काम शुरू होता है और सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने के लिए कहा जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक मॉल बनने जा रहा है, इसीलिए सभी को ये जंगल खाली करना पड़ेगा। पर ये जंगल तो हमारा घर है, हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, जहाँ जाना है जाओ, पर जंगल को खाली कर दो। ऐसे कैसे खाली कर दे? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर प्यार से नहीं माने तो मुझे जोर जबरदस्ती करके खाली करवाना पड़ेगा। सरकार का ऑर्डर है, सबको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सबको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। ठेकेदार तो सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने के लिए कहकर चला जाता है, पर उसकी इस बात से सारे आदिवासी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो जाएं कहां। आखिर वो कई पीढ़ियों से इसी जंगल में रह रहे थे। क्या ये देश हमारा नहीं है जो हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही? सरकार ही तो हमें घर से बेघर कर रही है। अब इससे ज्यादा हम सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई दिन बीत गए पर आदिवासियों ने जंगल खाली नहीं किया। तब ठेकेदार गुस्से में आता है और धमकी देता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठेकेदार शहर से एक जेसीबी मशीन लेकर आता है और उस मशीन से जंगल के सारे पेड़ उखाड़ने लगता है, जिससे आदिवासियों के घर टूट जाते हैं। ये कैसे बेरहम लोग हैं, सभी के घर तोड़ दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में खुले में रहना कितना मुश्किल है। ये लोग क्या जाने कि ठंड के मौसम में बाहर सोने में क्या परेशानी होती है। सभी आदिवासियों के घर टूट जाने से सब लोग बेघर हो जाते हैं और सभी लोग जंगल से पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। पहाड़ पर बर्फ गिरने से ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आदिवासी लोग और उनके बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। इस ठंड में तो हम लोग बहुत बीमार पड़ जाएंगे। जल्दी से अपने लिए घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। हम लोग तो बस पेड़ों के नीचे घर बनाना जानते हैं, इस पहाड़ पर घर कैसे बनाएंगे? लगता है अब हमें अपने कुल देवता की मदद लेनी ही पड़ेगी, वही अब हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। अब सारा आदिवासी समुदाय मिलकर अपने कुल देवता की पूजा करने लगता है। इनके कुल देवता शुतुरमुर्ग हैं और इनके पास शुतुरमुर्ग की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। सारा समुदाय जहाँ भी रहता है, ये लोग इस मूर्ति को साथ ले जाते हैं। हे कुल देवता, हमारी मदद कीजिए, हम सभी लोग बेघर हो चुके हैं। हे कुल देवता, हमें रहने के लिए घर दीजिए। हमारे बच्चे पहाड़ों की इस ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। हर आदिवासी मन ही मन में सच्चे दिल से अपने कुल देवता को याद करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। सभी आदिवासियों की गुहार सुनकर उनके कुल देवता शुतुरमुर्ग मूर्ति से बाहर प्रकट होते हैं। तुम सभी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम लोगों से तुम्हारा घर छीन लिया गया, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। शुतुरमुर्ग अपने जादू से एक बहुत बड़ा अंडा निकालते हैं, जो कि एक बड़े शानदार महल से भी बड़ा होता है। ये मेरा जादुई अंडा है, तुम सभी इसके अंदर रह सकते हो और भूख लगने पर तुम इसमें रखा खाना भी खा सकते हो। साथ ही ये जादुई अंडा तुम सभी को गर्मी, बरसात, ठंड और बाकी सभी आपदाओं से भी बचाएगा। हे कुल देवता, हम सभी आदिवासी इस जादुई अंडे के घर के लिए आपके आभारी हैं। हे कुल देवता, आपकी जय हो। आपने हम सभी आदिवासियों को एक नया घर देकर सभी लोगों को फिर से एकजुट कर दिया है। हम सभी इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी आदिवासी अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं और उनके कुल देवता सभी को आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अब सभी आदिवासी कुल देवता के आशीर्वाद स्वरूप दिए हुए अंडे में चले जाते हैं। ये घर तो किसी राजा के महल से भी बड़ा है। इतने बड़े घर में तो हम सभी लोग मिलकर एक साथ रह सकते हैं। जादुई अंडे के घर में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। आदिवासी लोग भूख लगने पर यहाँ रखा हुआ खाना खाते। यहाँ पर हर किसी की पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें थीं।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई घर नहीं स्वर्ग है। हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो हर चीज यहाँ पर है। खाने के लिए खाना, सोने के लिए गद्दे और बिस्तर, और बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें भी हैं। सभी आदिवासी बहुत ही आनंद के साथ जादुई अंडे के घर में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी अचानक से एक दिन जादुई अंडे का घर जोर जोर से हिलने लगता है तेज तूफान आ रहा है। जल्दी से सभी लोगों को घर के अंदर लाना होगा। कुछ आदिवासी जादुई अंडे के घर से निकलकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। आदिवासी सबसे पहले बच्चों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। चलो बच्चों, जल्दी से घर के अंदर चलो, जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सभी बच्चे जल्द से जल्द अंडे के घर के अंदर सुरक्षित चले जाते हैं और आदिवासी भी उनके पीछे अंडे के घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई है? प्लीज कोई हमें यहाँ से निकालो। आदिवासी देखता है कि तूफान के कारण मॉल पूरा टूट गया है और सभी लोग उसके नीचे दब गए हैं। आदिवासी तूफान में अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाने के लिए जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम सभी को यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। तुम सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यहाँ देखो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, पहले मुझे यहाँ से निकालो। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। तुम सभी अपना हाथ आगे बढ़ाओ। संभल कर आना, यहाँ चीजें टूटी हुई हैं, जिससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। मेरा पैर कट गया है, तुम ध्यान से आओ। घबराओ नहीं, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी हम लोगों को जंगल में रहकर इन सब चीजों की आदत लग जाती है। तब तो ठीक है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ कुछ कीलें भी पड़ी हुई हैं। मलबे में फंसे सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और आदिवासी उनको खींचकर मलबे से बाहर निकाल देता है। तभी तूफान और तेज हो जाता है और सभी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तब आदिवासी सभी को तूफान से बचाकर जादुई अंडे के घर में ले जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी भाई, आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ये सब तो मेरा फर्ज था, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। हम लोगों ने तुम्हारा घर तोड़ा और तुम सबको बेघर कर दिया, इसके लिए हमें माफ कर दो। तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब हमारे पास रहने के लिए अच्छा और मजबूत घर है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे इंसान हो या जानवर, उसको उसके घर से बेघर कभी मत करना। तूफान के थम जाने के बाद मॉल में काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और क्योंकि अब तूफान से मॉल टूट गया था, इसीलिए सभी आदिवासी मिलकर उस जगह पर फिर से पेड़ लगाना शुरू करते हैं। लाजपुर नाम का एक गांव था जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है।
अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी 2 गुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया।
राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया। रेगिस्तान के पास कनिष्कपुर नाम का एक गांव था। गांव में भयानक गर्मी पड़ती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ट्यूबवेल था, जिस पर सुबह शाम सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आया करता था। इसलिए ट्यूबवेल पर पानी की लंबी लाइन रहती थी। गांव में मुरारी नाम का एक डबल रोटी बेचने वाला रहता था। उसे सुबह सुबह गांव में डबल रोटी बेचने जाना होता था, इसलिए वह ट्यूबवेल पर हमेशा देरी से पहुंचता और उसे लंबी लाइन के सबसे आखिर में लगना पड़ता। लो देखो गांव वालों, मुरारी आज फिर से सबसे देर से आया है। इसका नंबर आने तक ट्यूबवेल में पानी आना भी बंद हो जाएगा। एक दिन गांव में कहीं दूर से चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि उसकी उम्र 100 से ऊपर है। बूढ़ा आदमी पसीने से तरबतर और गर्मी से बेहाल था। उसने ट्यूबवेल पर लाइन में खड़े लोगों को देखा। गांव का एक आदमी ट्यूबवेल से मटका भरकर ला रहा था। बूढ़े आदमी ने उससे पानी मांगा। बेटा, जरा 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। नहीं बाबा, मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाया है। मेरे घर पर सब प्यासे हैं। बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से पानी मांगा। उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। जितने भी लोग ट्यूबवेल से पानी का मटका भरकर लाते, बूढ़ा आदमी उनसे पानी मांगता, लेकिन सभी ने बूढ़े आदमी को पानी की किल्लत के बारे में बताया और पानी देने से इनकार कर दिया। मुरारी की हमेशा की तरह सबसे अंत में ट्यूबवेल पर पानी भरने की बारी आई। मुरारी का मटका 1/3 ही भर पाया कि तभी ट्यूबवेल का पानी चला गया। लगता है आज इतने से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। मुरारी जब मटका लेकर लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने उससे भी पानी मांगा। बेटा, क्या 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। मुरारी ने बूढ़े की आंखों में देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपना घड़ा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े आदमी ने घड़े से पानी अपने मुंह में डाला और वह सारा पानी पी गया। बूढ़े ने मुरारी को खाली घड़ा पकड़ाया, ढेर सारी दुआएं दी और चला गया। मुरारी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, पानी इधर ले आओ, मुझे सब्जी बनानी है। आज पानी नहीं है। मुरारी ने पत्नी को सारी बात बताई। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम वास्तव में महामूर्ख हो। सारा पानी उस बूढ़े को दे आए, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? वो बहुत प्यासा था। अगर मैं उसे पानी नहीं देता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। आज सब्जी रहने दो, सलाद खाकर ही काम चला लेंगे। अगले दिन मुरारी मटका लेकर ट्यूबवेल पहुंचा। सब लोग पानी लेकर जा चुके थे। मुरारी ने हमेशा की तरह सबसे अंत में पानी भरा। मुरारी के मटके में ट्यूबवेल से पानी की जगह सोना गिरने लगा। उसका पूरा मटका सोने से भर गया। मुरारी मटका लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, ट्यूबवेल ने मेरा घड़ा सोने से भर दिया। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, घर चलो। मुरारी ने देखा कि उसके घर पर रखे सारे खाली घड़े पानी से भर चुके हैं। मुरारी समझ गया कि यह सब उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है। पानी और धन संपत्ति को हम अकेले नहीं रखेंगे, इसे हम दूसरों को भी बांटेंगे। मुरारी ने गांव के लोगों को अपना पानी बांटा।
और गरीब लोगों को कुछ सोना भी दिया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता लगी कि ट्यूबवेल सोना दे रहा है, मुरारी सबसे अंत में मटका भरता है, इसलिए शायद ट्यूबवेल उसे सोना देता है। मैं भी अपना पानी सबसे अंत में भरूंगा। मुखिया सुबह अंधेरे ही लाइन पर लग गया। अरे मुखिया जी, आज आप लाइन में क्यों लगे हैं? आपको तो बिना लाइन में लगे पानी भरने का अधिकार है। जाइए और पानी ले आइए। नहीं, आज से मैं भी लाइन में लगकर ही पानी लूंगा। लगातार 4 घंटे खड़े रहने के कारण मुखिया के पैर दर्द करने लगे, लेकिन सोना पाने के लिए वह खड़ा रहा। अंत में जब उसने अपना मटका भरा तो ट्यूबवेल से उसके मटके में सिर्फ कुछ बूंद पानी गिरा। सोना कहाँ है? इतनी देर में लाइन में खड़ा रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे सोना मिल सके, और इस ट्यूबवेल ने मुझे सिर्फ पानी की कुछ बूंदें दी। लगता है ट्यूबवेल में कोई जादू नहीं, जादू जरूर मुरारी के मटके में होगा। मुखिया मुरारी के घर गया और मुरारी से बोला, अरे मुरारी भाई, सब ठीक ठाक तो है? हाँ चाचा, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है। मुझे जरा कुछ देर के लिए वो मटका दे दोगे जिसमें तुम ट्यूबवेल से पानी भर कर लाते हो? हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं। निर्मला, जरा मटका ले आना। मुखिया इस बार मुरारी का मटका लेकर ट्यूबवेल पर पहुंचा। उसने मटका भरा, लेकिन अब भी ट्यूबवेल से सोना नहीं निकला। मुखिया ने गुस्से से मटका जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और ट्यूबवेल भी तोड़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ये सब देखा और वह शोर मचाने लगा। अरे गांव वालों सुनो, लगता है हमारा मुखिया पागल हो गया है। वो ट्यूबवेल तोड़ रहा है। अगर ट्यूबवेल टूट गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। गांव वाले ट्यूबवेल पर पहुंच गए और उन्होंने मुखिया को पकड़कर ट्यूबवेल से दूर कर दिया। मुझे सोना चाहिए, सोना। इस ट्यूबवेल ने मुरारी को सोना दिया है, तो मुझे भी सोना जरूर मिलना चाहिए। आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी, मुझे ट्यूबवेल ने सोना नहीं दिया। ये सब तो एक बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है, जिसे मैंने पानी पिलाया था। मुखिया जी, आज से आप हमारे मुखिया नहीं हैं। हम सब अपनी सहमति से मुरारी को गांव का मुखिया चुनते हैं। इस तरह सिर्फ एक अच्छा काम करने के कारण मुरारी की पूरी जिंदगी बदल गई और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा।